एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे अध्याय 7। इसमें आज हम करेंगे कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं आम भाषा में। देखते हैं इसके बारे में। कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं। कैसे हैं? या तो भूरे रंग के या काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी होते हैं, जिन्हें कि संघ आर्थ्रोपोडा और वर्ग इंसेक्टा में सम्मिलित किया गया है। कॉकरोच का संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और इसका वर्ग कौन सा होगा? इंसेक्टा। इंसेक्टा में कौन से वर्ग आते हैं? कीट वर्ग आते हैं। उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग की कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भाग कौन से होते हैं? जहाँ पर मतलब मौसम थोड़ा गर्म रहता है, वहाँ पर क्या चमकीले पीले, लाल, हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई देते हैं। इनका आकार 1/4 1/4 से 3 इंच 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक होता है। इनका आकार कितना होगा? 1/4 से 3 इंच तक लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनमें लंबी श्रृंगिका, जिसे एंटीना कहते हैं, ये क्या है? श्रृंगिका। इसके मुंह के आगे से 2 तार से लगे होते हैं ना, उन्हें क्या बोलेंगे? श्रृंगिका। पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति पर चपटी वृद्धि होती है, जो कि सिर को ढके रहती हैं। समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी है। मतलब पूरे संसार में ये रात को निकलते हैं और सर्वभक्षी प्राणी है तथा नम जगह पर मिलते हैं। जहाँ पर थोड़ी सीलन होती है वहाँ पर ये मिलते हैं। ये मनुष्यों के घर में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक हैं। मतलब कॉकरोच है, इसका हमारा जीवन में आर्थिक महत्व नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। मच्छर और कॉकरोच 2 ऐसे जीव है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमें कोई फायदा नहीं होता। आगे देखते हैं ब्रहा आकारिकी क्या है। सामान्य वयस्क कॉकरोच जाति प्लेरिपेंटा अमेरिकाना। भारत में कौन सी पाई जाती है? प्लेरिपेंटा अमेरिकाना। 34 से 53 मिलीमीटर लंबा तथा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं। मतलब जो नर कॉकरोच है उसके पंख है, उदर क्या होता है? इसका पेट, उसके आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं, मतलब पूरे शरीर को ढके रखते हैं। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बंटा होता है, जिसके 3 मुख्य भाग होते हैं: सिर, वक्ष, उदर। कॉकरोच के शरीर को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में, सिर, वक्ष और उदर। चित्र 7.14 में हम देखते हैं, ये क्या है? 7.14 कॉकरोच का चित्र। वैसे आप सभी ने कॉकरोच अपनी डेली लाइफ में ज़रूर देखा होगा। अगर ना देखा है तो आपके हाथ में मोबाइल है, नेट से सर्च कीजिएगा कॉकरोच, उसका वीडियो डायग्राम आपको अच्छे से दिखाया जाएगा। पहले उसको देखिएगा, फिर आपको ये क्लास देखिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को चित्र देख लेते हैं, उसको लाइव देख लेते हैं, तो जब उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में उस चीज़ की छवि बन चुकी होती है। ये देखते हैं, ये क्या है? एक कॉकरोच। इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो सिर में, दूसरा कौन सा हो गया? वक्ष, और तीसरा कौन सा हो गया? उदर। 3 भागों में बांट दिया इसका। ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? सिर, जिसमें क्या होती है? आंखें और 2 लंबे धागे नुमा संरचना होती है, ये खड़ी रहती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीना। श्रृंगिका बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। फिर इसका क्या आएगा? परवक्ष। ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? परवक्ष पृष्ठक। इसमें क्या लगा होता है? टैगमिना। इसके आगे वाले जो वक्ष में पंख लगा होता है उसे हम क्या कहेंगे? टैगमिना। क्या बोलेंगे? टैगमिना। फिर ये क्या है? मध्य वक्ष, बीच का वक्ष। और ये अगर वक्षीय टांग होगी, आगे वाले वक्ष की टांग, और ये पश्च वक्षीय टांग होगी। फिर मध्य वक्षीय टांग, और पीछे वाले कौन सा आएगा? उदर। उदर कौन से होते हैं? जहाँ पर इसका पेट का आंत्र का सिस्टम होता है, हमें उससे क्या बोलते हैं? उदर। उदर में क्या पाए जाते हैं? गुद्दा।
और गुद्दा लूम इसमें प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, आगे वाले पंख को टेगामिना बोलेंगे, पीछे वाले पंख को पार्श्व पंख बोलेंगे। ये नॉर्मली कॉकरोच का डायग्राम है। आगे देखते हैं हम। इनका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त ब्रहा कंकाल भूरे रंग का बना होता है। मतलब इनका शरीर किससे बना होता है, काइटिन से। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। प्रत्येक खंड में ब्रहा कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती है। क्या कहा गया है कि इसके प्रत्येक खंड या हिस्से में मजबूत पट्टिकाएं होती है, जिन्हें कटक स्क्लेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कटक बोलेंगे। ये खंड आपस में एक पतली व लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं, जिसे संधिकार झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। ये खंड आपस में किससे जुड़े होंगे, एक संधिकार झिल्ली या संधि झिल्ली से जुड़े होते हैं। शरीर के अगर भाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। अगर मतलब आगे का इसका सिर कैसा होगा, त्रिकोणीय, ऐसा होगा। क्या बताया हमने, कॉकरोच का सिर कैसा होता है, ऐसे त्रिकोणीय संरचना में होता है। आगे देखते हैं। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यह 6 खंडों के मिलने से बनता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। इसका सिर कौन कौन सी दिशाओं में घूम सकता है, सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। ये इसका सिर है, इसकी संपुटिका पर क्या होंगे, संयुक्त नेत्र होंगे। एक जोड़ी क्या होंगे, संयुक्त नेत्र, मतलब 2 आंखें होंगी। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती है। आंखों के आगे क्या निकलेगी, एक जोड़ी श्रृंगिका। ऐसे ये आंखें, इनके आगे क्या निकलेगी, श्रृंगिका, जिन्हें हम एंटीना या श्रृंगिका कहते हैं। श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं। संवेदी क्या होते हैं, जो संवेदना करते हैं। मतलब इनको इस श्रृंगिका से स्पर्श करने से पता चल जाता है कि भी ये क्या चीज है, जो वातावरणीय दिशाओं को मापने का काम करते हैं। श्रृंगिका कैसी होंगी, संवेदी ग्राही होंगे और वातावरणीय दिशाओं को मापने का काम करेगी। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिनसे काटने व चबाने वाले मुखांक बनते हैं। आगे वाले छोर पर क्या होंगे, उपांग लगे होंगे, जिनसे काटने और चबाने के लिए मुखांग, मतलब मुख्य अंग बनेंगे। मुखांग एक जोड़ी उर्ध्वोष्ठ ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चुंबकास्थि, एक जोड़ी जंबिका, एक अधोरोष्ठ होता है। मुखांग में क्या क्या होगा, एक जोड़ी उर्ध्वोष्ठ ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चुंबिका अस्थि, एक जोड़ी जंबिका, एक अधोरोष्ठ होता है। एक मध्य लचीली पाली जिसे अर्धोघर्षणली हाइपोफार्नेक्स कहते हैं, जीहा का कार्य करेगी। मतलब इसमें अधोघर्षणी होगी, वो किसका कार्य करेगी, जीभ का कार्य करेगी, जो मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। मुखांग नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, मुख के अंग, मतलब मुंह के अंग, उनकी जो घिरी गुहा में उपस्थित होती है। अब हम 7.15 डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, 7.15 के डायग्राम। इसमें ये जो तिलचिट्टा है, कॉकरोच है, इसके सारे अंगों को अलग अलग दिखा दिया। ये क्या है, नेत्रक, मतलब नेत्रक है। और ये संयुक्त आंखें कैसी होती है, मतलब दोनों ओर होंगी, आपस में जुड़ी होती है। ये क्या है, श्रृंगिका, इसके आंखों के आगे निकलते हैं। और ये मैक्सिला, ये मैंडिबुलम, लेब्रम, लेबियम, लेबियम ये दिखा रखा है अलग अलग दिखाते हुए इनके। लेब्रम पोषण क्षेत्र, कृतंक क्षेत्र, मैंडिबल, मैक्सिला, मैंडिबल हाइपोफैनिस, मैक्सिला, ये लेब्रियम, इनके अलग अलग डायग्राम दिखा दिया यहाँ पर। ये मुख्य अंग हो गए, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मुखांग। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बंटा होता है। वक्ष कौन सा एरिया होता है, छाती वाला एरिया। वक्ष किसे कहेंगे हम, छाती वाले हिस्सों को। कितने भागों में बंटा होता है, 3 भागों में बंटा होता है। अगर वक्ष आगे का, अगर मतलब आगे का, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, मतलब एक वक्ष को 3 भागों में बांट दिया, आगे का भाग, बीच का भाग और पीछे का भाग। सिर वक्ष से अगर वक्ष तक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा होता है।
सिर वक्ष, अगर वक्षक है वो एक छोटे प्रसार के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं। क्या कहेंगे? गर्दन कहेंगे। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टांगे, एक जोड़ी। कक्षांग, कोक्जा, शिखरक, ट्रोंकेंटर, उर्विका, फीमर, अंतःजरिगिका, टिबिया व गुल्फ टार्सस। कौन कौन सी पाई जाती है इसमें टांगों में? कक्षांग, शिखरक, उर्विका, अंतःजरिगिका व गुल्फ। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है। पंखों का पहला जोड़ा कहाँ से निकलेगा? मध्य वक्ष से, तथा दूसरा पश्च वक्ष से निकलेगा। पहला मध्य वक्ष से, दूसरा पश्च वक्ष से। अगर पंख मध्य वक्षीय जिन्हें प्रवार टैगमेन आच्छद कहते हैं, आगे के पंख होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रवार या टैगमेन कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रवार या टैगमेन। अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं। कैसे होंगे? अपारदर्शी और गहरे रंग के। तथा विश्राम अवस्था में पश्च वक्ष पंखों से ढके रहते हैं। जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तो पीछे के वक्ष क्या है? पंखों से ढके रहेंगे। पश्च पंख पारदर्शी झिल्लीनुमा होते हैं। यह उड़ने में मदद करते हैं। कैसे होते हैं? पारदर्शी झिल्लीनुमा होते हैं और उड़ने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडिया होता है। नर और मादा मतलब अलग अलग होते हैं। तिलचिट्टा कैसा होगा? द्विलिंगी होगा। नर अलग होगा, मादा अलग होंगे। और इनका उदर कितने खंड में बंटा होगा? 10 खंड में होगा। सातवां अधरक नौकाकार होता है तथा आठवां नवां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है। क्या कहा है इसने? सातवां अधरक नौकाकार होगा, आठवां व नौवां अधरक एक साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है, जिसके अगर भाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व संपार्श्विक ग्रंथियां होती हैं। उसके आगे वाले हिस्से में क्या होगा? मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र और संपार्श्विक ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। जो नर कॉकरोच होगा उसका केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहेगा। नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमय गुदीय लूम होते हैं। नर और मादा दोनों में 10वें खंड में, कौन से खंड में? 10वें खंड में तंतुमय गुदीय लूम प्रेजेंट होते हैं। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे धागे नुमा समान गुद्दा सूक एनाल स्टाइल होते हैं। मादा में सूक अनुपस्थित होते हैं। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा कि जो कॉकरोच नर होता है उसमें क्या होते हैं? एक जोड़ी गुद्दा सूक, जो किस में नहीं पाए जाते? मादा में। तो इससे हम नर और मादा कॉकरोच को पहचान सकते हैं। अगर हम घर पे भी देखेंगे तो जो नर कॉकरोच होगा उसके पीछे वाले हिस्से में गुद्दा की तरफ एक जोड़ी सूक दिखाई देंगे, एनाल स्टाइल्स होंगे, और मादा कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। आंतरिक अकारिकी देखते हैं अब हम। देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों अगांतर, मध्यांतर व पश्चांतर में बटी रहती है। अगांतर मतलब आगे की आंत, मध्यांतर मतलब मध्य बीच की आंत, और पश्चांतर मतलब पीछे की आंत में बटी होती है। 7.16 डायग्राम देखते हैं पहले हम। ये क्या है? तिलचिट्टे का आहार नाल। ये गर्सनी है। इसमें क्या दिखाया गया? गर्सनी। गर्सनी में ये गर्शिका की ओर जाती है, फिर सशस्त्र और पेशनी की तरफ जाती है। ये कृतीय अधनाल होते हैं आगे, ये मध्य या पश्च, फिर ये आहारनाल मेलफिगी नली का ही पाई जाती है। इसमें कॉकरोच में क्या पाई जाती है? मेलफिगी नली। इसको स्टार लगा लीजिएगा आप। फिर इसके बाद में शुद्धांतर की ओर जाएगी, फिर बृहदंतर की ओर जाएगी, फिर ये मलाशय से होती हुई गुद्दा की तरफ निकल जाती है। और कॉकरोच में लार ग्रंथि और लार कुंड भी प्रेजेंट होता है।
कुछ समझ में आया। कोकरूच में जो गर्षणी होती है वो गर्शिका की तरफ जाएगी, गर्शिका से पेशनी की ओर, और पेशनी से यकृतीय अधनाल, फिर मध्य आहारनाल से होती हुई मेलपीगी नलिका प्रेजेंट होती है इसमें, फिर शुद्धांतर, बृहदांतर और मलाशय की ओर जाएगी। ये क्या है इसका आहारनाल का डायग्राम। फ्रेंड्स, थोड़ा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो आप प्लीज़ वॉल्यूम तेज कर कर लेक्चर को देख लीजिएगा। ज़्यादा तेज बोलने से खांसी आती है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आगे देखते हैं। मुख एक छोटी नलिकाकार गर्षणी में खुलता है। मुख किस में खुलेगा? एक छोटी नलिकाकार गर्षणी में, जिससे एक सीधी संकरी नली गर्शिका निकलती है। फिर ये गर्षणी किस में जाएगी, या फिर गर्षणी से क्या निकलेगी? एक गर्शिका। गर्शिका एक पतले भित्ति वाले कोष में खुलती है जिसे अन्नपुट कहते हैं। क्या कहेंगे? अन्नपुट, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। अन्नपुट में क्या रहेगा? भोजन संग्रहित। इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेशनी होती है। फिर ये किस तरफ जाएगी? पेशनी की ओर। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर के उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। क्या बनाएगी? इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरा गांतर अंदर से उपत्वचा से आस्तरित रहता है। मध्यांतर एक संकरी व समान व्यास की नलिका होती है। इसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता है। अगांतर व मध्यांतर के संधि स्थल पर उंगली के समान 6 से 8 अधनलिकाएं लगी रहती है। कितनी लगी रहती है? 6 से 8 अधनलिकाएं। इनके सिरे कैसे होते हैं? बंद होते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अधनाल कहते हैं। क्या कहेंगे? यकृतीय या जठरीय अधनाल। ये पाचक रस बनाती है। क्या बनाएंगी? पाचक रस बनाएंगी। मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं। कितनी? मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल है वहां पर 100 से लेकर 150 तक पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेलपीगी नलिकाएं कहते हैं। स्टार लगा लीजिएगा आप मेलपीगी नलिकाओं पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलपीगी नलिकाएं किस में पाई जाती है? तिलचिट्टा में। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती हैं। क्या करती है ये? हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करती है। पश्चांतर मध्यांतर से थोड़ा चौड़ा होता है तथा शुद्धांतर, बृहदांतर एवं मलाशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। आगे हम देखते हैं तिलचिट्टे का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। तिलचिट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होगा? खुले प्रकार का। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? वो वाहिनी और वाहिनिकाओं का अभाव होता है। अंग डायरेक्टली रूप से रक्त में घुले रहते हैं। अब हम चित्र 7.17 देखते हैं। ये क्या है? इसका तिलचिट्टे का परिसंचरण तंत्र। ये 7.17 चित्र है। ये क्या है? आगे की महाधमनी। ये पक्षाकार पेशी, हृदय कोश। इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी रुधिर वाहिनियां अलग विकसित होती है। कैसी होगी? अलग विकसित, ज़्यादा विकसित नहीं होगी, और रुधिर गुहा में खुलती है। कहाँ खुलेगी? रुधिर गुहा में, तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं। क्योंकि इसमें खुला है तो सारे अंग डायरेक्टली रूप से डूबे होंगे। जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। क्या कहेंगे? रुधिर लसिका। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधानियों से बना होता है। रुधिर लसिका किससे बना होगा? रंगहीन प्लाज्मा व रुधानियों से बना होगा। कोकरूच का हृदय एक लंबी पेशीय नली होती है। कैसी होगी? एक लंबी पेशीय नली, जो रुधिर गुहा में वक्ष व अधर के मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित होती है। हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभेदित होता है और दोनों तरफ आशय होते हैं। आगे देखते हैं श्वसन तंत्र इसका। कोकरूच का श्वसन तंत्र कैसा होगा?
अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये आता है। अब तो मेरे ख्याल से ये नई बुक में तो हटा दिया गया है, नई बुक में तो सिर्फ मेंढक की स्टडी आई है। अगर है तो आपके सिलेबस में, तो आप परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र को अलग से हेडलाइन बना बना कर लिखना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना, ब्लैक पेन हेडलाइन के लिए और ब्लू पेन डिटेल लिखने के लिए। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र शाखित श्वास नालों के जाल का बना होता है। कैसा होगा? शाखित होगा, श्वास नालों के जाल से बना होगा। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। किसमें खुलेगी? श्वास छिद्रों से खुलेगी। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर के पार्श्व स्तर पर व्यवस्थित होते हैं। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, जो पीछे के हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। ये श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वसन निकाय बनाती है। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वसन नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विषण विधि द्वारा होता है। अब आगे है उत्सर्जन तंत्र तिलचिट्टे का। अगर आप तिलचिट्टे में उत्सर्जन मेल्फिगी नलिकाओं द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलचिट्टे में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेल्फिगी नलिकाओं द्वारा। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोमयुक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। किससे रहेगी? नलिका ग्रंथिल व रोमयुक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। क्या कहा है? ये नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। यूरिक अम्ल पाषांतर द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, अतः यह कीट यूरिका अम्ल उत्सर्जकी कहलाता है। तिलचिट्टा कैसा होता है? यूरिका अम्ल उत्सर्जी होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तिलचिट्टा कैसा होगा? आप तिलचिट्टे के उत्सर्जन में क्या करेंगे? एक तो उत्सर्जन मेल्फिगी नलिकाओं द्वारा होगा, दूसरे ये पॉइंट लिखेंगे कि यूरिका अम्ल होता है। इसका उत्सर्जन कैसा होता है? यूरिका अम्ल। इसके साथ साथ वसा पिंड, वृकाणु, उपत्वचा तथा यूरोकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती है। क्या कौन सी हेल्प करेगी उसके उत्सर्जन में? वसा पिंड, वृकाणु, उपत्वचा और यूरोकोस की ग्रंथियां। आगे तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं तिलचिट्टे के। तिलचिट्टा में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है। क्या होता है? एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजक से जुड़ी रहती है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष और 6 उदर में स्थित होती है। वक्ष में कितनी होंगी? 3 और उदर में 6 प्रेजेंट होती है। कोकरुच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। कोकरुच का तंत्रिका तंत्र कहाँ पर फैला रहेगा? पूरे शरीर में। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, मतलब इसके बाकी वक्ष उदर में ज्यादा होता है इसका तंत्रिका तंत्र, और सिर में इसका हिस्सा बहुत कम होता है, जबकि बाकी भाग में शरीर के दूसरे भागों के अधर तल पर उपस्थित रहता है। अब तक आप यह जान चुके होंगे कि कोकरुच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। क्या कहा है? आपको अगर ना पता हो तो बता देती हूँ। अगर कोकरुच का हम सिर काट कर उसका अलग कर दे और उसको प्रॉपर खाना और वायु प्रोवाइड करवाई जाए, तो तिलचिट्टा जो कोकरुच है वो 1 हफ्ते तक भी जिंदा रह सकता है कटे हुए सिर के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो तंत्रिका तंत्र है वो शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैला रहता है और प्रॉपर काम करता है। उसके सिर में तंत्रिका तंत्र का हिस्सा बहुत कम होता है, तो उसके वजह से वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। आगे देखते हैं। सिर में मस्तिष्क अधरगरिष्ठिका गुच्छिका द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र को तंत्रिकाएं भेजता है। तिलचिट्टे में संवेदन अंग श्रृंगिका, आंख, मैग्जिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक, गुद्दा, रोमक इत्यादि होते हैं। क्या है? जो तिलचिट्टा होता है उसमें श्रृंगिका एवं संयुक्त नेत्र की तंत्रिकाओं को भेजता है। तिलचिट्टे में संवेदन अंग कौन कौन से होंगे? श्रृंगिका, आंख, मैग्जिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक, गुद्दा, रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्शक संवेदी होते हैं।
श्रृंगिका जो दो आंखों के आगे दो एंटीना नुमा स्ट्रक्चर होते हैं उसे श्रृंगिका कहते हैं, और वो क्या होती है, संवेदी होती है। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र लगभग 2000 षटकोणीय नेत्र शंख होते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में कितने षटकोणीय नेत्राशंक होंगे, 2000। कई नेत्राशंकों की मदद से सॉरी फ्रेंड्स, गले की वजह से बार बार थोड़ा वो आपको दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी। कई नेत्राशंकों की मदद से तिलचिट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है। मतलब इसमें 2000 षटकोणीय नेत्राशंक होते हैं, तो इन नेत्राशंकों की वजह से एक तिलचिट्टा एक वस्तु है उसकी कई प्रतिछाएं देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को क्या बोलेंगे, मोज़ेक दृष्टि। तिलचिट्टे में कौन सी दृष्टि पाई जाती है, मोज़ेक दृष्टि। जिसकी सुगहरिता अधिक परंतु विभेदन कम होता है। यह सामान्यतः रात के समय होती है, तो इसे रात्रि दृष्टि कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे, रात्रि दृष्टि। तिलचिट्टा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी कैसे, मतलब नर और मादा अलग अलग होंगे तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। पूर्ण विकसित जनन, इसका जनन अंग कैसा होगा, पूर्ण विकसित होगा। चित्र 7.18 में हम देखते हैं। यह है नर का जनन तंत्र देखते हैं पहले, फिर मादा का जनन अंग देखते हैं। नर में क्या पाई जाती हैं, एक जोड़ी वृषण। ये क्या है, स्तनीय ग्रंथि, छोटी नलिकाएं, बड़ी नलिकाएं, शुक्राशय, शुक्रवहिका, ये शुक्रवहिका वृषण के नीचे आ रही है। संकलन वाहिनी, दायां खंड, अधरशिशन, गुद्दालुम और पूंछ सूक। ये पूंछ सूक किस में पाई जाती है, सिर्फ नर कॉकरोच में पाई जाती है, मादा कॉकरोच में नहीं पाए जाते। और अब मादा जनन तंत्र देखते हैं। अंडाशय होता है, इसमें एक जोड़ी अंडवाहिनी। अंडाशय से क्या निकलेगी, अंडवाहिनी। फिर सामान्य अंडवाहिनी, श्लेष्मक ग्रंथि, क्या है, श्लेष्मक ग्रंथि है ये जनन कक्ष हो गया। ये ब्रहापर गुहा, और इसको क्या बोलेंगे, दोनों को जनन कक्ष और ब्रहापर गुहा को जनन कोष्ठ। और यहाँ पर शुक्र ग्रहिका। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तिलचिट्टा द्विलिंगी होता है, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। दोनों में लिंगों का पूर्ण विकसित जननांग होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होते हैं, जो चौथे से छठे उदरीय खंड के पार्श्व में व्यवस्थित रहते हैं। ये वृषण कौन से खंड में होंगे, चौथे से छठे उदरीय खंड में। प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका, जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं, शुक्राशय से होते हुए संकलनीय वाहिनी में खुलती है। वृषण की एक पतली नलिका, जिसे शुक्र वाहिनी कहेंगे, कहाँ पर खुलेगी, शुक्राशय से होते हुए संकलनीय वाहिनी में खुलती है। ये संकलनीय वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलती है, जो गुद्दा के अधर में होता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के छठे व सातवें खंड में होती है, जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करेगी। बृहा जनेंद्रिय नर गोनोफोसिस अथवा शीशन खंड के रूप में होती है। जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी असममितीय संरचना होती है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणुधर कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र 2 वृहदाकार के अंडाशय होते हैं, जो उदर के छठे खंड में पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 अंडाशय नलिका अथवा अंडाशयों का बना होगा, जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसे योनि कहेंगे, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानु होती है, जो जनन कक्ष में खुलती है।
आप इनको याद करने के लिए 2-3 बार इनके डायग्राम बना बना के देख लीजिए, नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का। आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। शुक्राणुधर अथवा के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनके निश्चेतित अंडे एक संपुट में संकोचित रहते हैं, जिसे अंडकवच कहते हैं। अंडकवच गहरे लाल रंग के काले भूरे रंग का 3/8 इंच लंबा संपुट होता है। ये संपुट दरारों एवं आर्द्रता युक्त भोजन वाले स्थानों को पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 अंडकवच उत्पन्न करती है। कितने? 9 से 10। प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पेरिप्लेंटा अमेरिकाना का परिवर्धन में प्रोमेटाबोलस प्रकार का होता है, अर्थात इनके परिवर्धन में अभ्रक निम्स अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अभ्रक वयस्क के समान दिखाई देते हैं। अभ्रक में वृद्धि कायांतरण द्वारा होती है। लगभग 13 निमोचन के बाद यह वयस्क में बदल जाता है। अंतिम अभ्रक अवस्था पहली अवस्था के पक्ष तल्प में पाए जाते हैं। आगे, तिलचिट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती है। इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, मतलब मच्छर और तिलचिट्टे केवल रोग ही फैलाते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थानों में अथवा इसके आसपास फलती फूलती है। ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को संदूषित कर इनके जीवाश्म बीमारियों को फैलाते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। कल हम करेंगे मेंढक के बारे में। इसके साथ ही अपना अध्याय 7 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अध्याय 8 को स्टार्ट करेंगे। जानने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। प्लीज़ जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं होगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे हम लाइव क्लासेस करेंगे, क्योंकि लाइव पढ़ाने से ज़्यादा मज़े आते हैं ब्लैक बोर्ड का यूज करने में। थैंक यू।